चलो दोस्त, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु। शिक्षा सेतु के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और हम अभी जो पढ़ाने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th, याद रखना क्लास 10th का है बीएसवी के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है ना। क्योंकि हम खुद बिहार बोर्ड से बीएसई भी, ठीक है ना, बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माध्यिका स्कूल परीक्षा मतलब होता है क्लास 10th, जिसको हम सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कहते हैं। 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए विज्ञान साइंस का इंपॉर्टेंट हम क्या लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसे पढ़ने के बाद लगेगा भाई, अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़ लिया तो आराम से टॉपर लेवल का तैयारी हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आने वाला है मेरे दोस्त, तो लास्ट तक देखना, बड़ी मजा आने वाला है। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो मात्र 199 का ऑल सब्जेक्ट का कोर्स, मात्र 199 ऑल सब्जेक्ट का। साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ऑल सब्जेक्ट में अगर मिलेगा दोस्त मात्र 199 में। नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर लीजिएगा, नीचे आपको नंबर दिख रहा है। तो चलो यहाँ पे देख सकते हो, मतलब ऑब्जेक्टिव की पोर्शन की बात करें, 1 से 80 ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से 40 का देना उत्तर अनिवार्य होता है, जो बोर्ड एग्जाम पे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो आपका तैयारी चल रहा है ना, तो यहाँ पे 80 का 80 क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, तो यहाँ पे परावर्तित किरण पुंज होगा। मेरे दोस्त समझना, यहाँ पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कहा गया कि एक अभिसारी किरण पुंज अगर समतल दर्पण पर आपतित होता है, अगर बाय द केस हमारा समतल दर्पण है, यहाँ पे अभिसारी किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, ठीक है ना। तो आपतित हो रही है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, तो मेरे दोस्त याद रखना, यहाँ पे अभिसारी ही होगा, क्योंकि समतल दर्पण है, जिस तरह से आएगा उस तरह से वापस जाएगा। इस तरह क्या होगा, यहाँ पे अभिसारी किरण पुंज ही होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। अगर किसी भी अवतल दर्पण का, अगर हमको आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो हमको वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखना, अगर हम यहाँ पे अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण इस प्रकार से बनता है। ये आपका क्या होता है, प्रधान अक्ष P होता है, जहां पे यहाँ पे फोकस दूरी, और यहाँ पे वक्रता केंद्र C होता है, यहाँ पे फोकस दूरी होता है, फोकस होता है। तो जब फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि यह ध्रुव है, ये फोकस है, इसके बीच जब वस्तु को रखेंगे तब हमको आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का संबंध होता है। भैया जी याद रखना, आपतन कोण और परावर्तन कोण की बात हो रहा है। इसको समझोगे बहुत मजा आएगा समझना। क्वेश्चन कहा गया सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर गमन करेगा, ठीक है ना, सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में गमन कर रहा है कोई प्रकाश का किरण, जैसे कि यहाँ पे माध्यम है, ये सघन माध्यम से आपको विरल माध्यम में गमन कर रहा है, तो कौन कौन बड़ा होगा, कौन कौन छोटा होगा, ये क्वेश्चन है। याद रखना, जब भी आपका आर बड़ा होगा आई की तुलना में, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन का क्षमता, आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। मेरे दोस्त आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है, वो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। देखो लेंस का मात्रक होता है, लेंस का मात्रक होता है, लेकिन आवर्धन का मात्रक, लेंस का मात्रक पर मीटर होता है, या इसको हम डायोप्टर कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता मेरे मित्र, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है, तेलीय कागज होता है, जिससे कि देखना, जो अगर आप कागज में अगर थोड़ा सा अगर कोई कागज ले लेना और तेल थोड़ा सा लगा लेना, जैसे सपोज दैट आप माथ में तेल लगाए हो सर में, और कागज पर थोड़ा सा तेल लग जाता है, तो अब इसके लिए पार अब क्या हो जाता है, वो पारभासी हो जाता है। पारभासी, थोड़ा थोड़ा उसमें है, आप कुछ ना कुछ देख सकते हैं, धुंधला धुंधला सा। चाहे कागज, तेल लगा कागज की बात करें, बैलून की बात करें, घिसा हुआ शीशा की बात कर ले, ये सब क्या होता है, पारभासी होता है। पारभासी का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, मतलब आप देख सकते हो धुंधला धुंधला सा। तो याद रखना, तेल लगा कागज क्या होता है, पारभासी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन, और याद रखना मेरे मित्र, आपको शिक्षा सेतु क्लास 10th, याद रखना, शिक्षा शिक्षा सेतु क्लास 10, शिक्षा सेतु और क्लास 10 का जो चैनल है, इस पर आपको क्लास 10 के साथ साथ 12 का आर्ट्स पढ़ाई होता है, ठीक है ना। और केकेजी क्लासेस जो मेरा मेन चैनल है, जिस पर क्लास 12 का साइंस पढ़ाई होता है। तो मेरे दोस्त याद रखना, शिक्षा सेतु पर आपको डेली शाम को 4 बजे क्लास 10 का क्लास चल रहा है, जिसे आप स्किप मत कर सकते हो। अगर आपको 450 प्लस करना है तो आपको याद रहे शिक्षा सेतु। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय माध्यम में कितने प्रकार होते हैं। प्रकाशीय माध्यम
कितने प्रकार होता है? लेकिन जो माध्यम होता है, प्रकाश के चलने का माध्यम जो होता है, कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का होता है। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। ठीक है ना? 3 प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब कैसा बनता है? 7 नंबर क्वेश्चन है, तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। याद रखना, उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है और इस तरह से, और यहाँ पे प्रतिबिंब जब भी जाएगा, फोकस इधर भागता है और पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनता है, आभासी, जिसको काल्पनिक कहा जाता है। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा मेरे मित्र, ध्यान रखिएगा। और याद रहे, डेली शाम को 4 बजे आना है, आपको क्लासेस करना है, बहुत मजा आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ नहीं देख सकता। अगर जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य आदमी को अगर दूर दृष्टि दोष हो जाता है, तो वह किसकी, देखो जौन दृष्टि दोष होता है वह साफ साफ देख पाता है। जैसे कि आपसे कहा दूर दृष्टि दोष, जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है, तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है। दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, मतलब वह फ्रेश देख पाता है। यानी कि दूर दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हुआ, वह दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाएगा, लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी वही कहा कि दूर दृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। और निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकती है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? अगर आपका आंख है, आप कम से कम कितनी दूरी तक देख सकते हैं? तो 25 सेंटीमीटर, कम से कम 25 सेंटीमीटर से अगर कम हो गया, तो आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और अधिकतम दूरी क्या होगा? अनंत, अधिकतम दूरी अनंत होता है। ठीक है ना? 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अगर कोई अंतरिक्ष में कोई अगर जाता है, अंतरिक्ष यात्री, तो उसको आसमान काला नजर आता है। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है ना? 11 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में आपका क्या होता है? विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, समान होता है, या ए और बी दोनों होता है? 11 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा है। तो याद रखना, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, अलग अलग होती है। ठीक है ना? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? श्वेत प्रकाश का वन वन विक्षेपण उत्पन्न होता है। तो श्वेत प्रकाश वन विक्षेपण उत्पन्न होता है कांच की सिल्ली से, गोलीय दर्पण, प्रिज्म या समतल दर्पण। आपने वन विक्षेपण क्षमता पढ़ा होगा या वन विक्षेपण पढ़ा होगा, तो वन विक्षेपण में आपको प्रिज्म से, प्रिज्म जो होता है इसके लिए 5 सतह से घिरा होता है। जब इसे श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है, तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है ना? जिसमें सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी का होता है, सबसे कम लाल का होता है। तो याद रखना, श्वेत प्रकाश का वन विक्षेपण उत्पन्न होता है प्रिज्म के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वह 1.6 गुने 10 टू पावर 19 कूलम्ब होता है, जो ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अगर ऐसे देखोगे तो यहाँ पे प्लस दिख रखा है, प्लस है, ये गलत हो गया, ये भी प्लस है, गलत हो गया। यहाँ पे 16 गुने 10 पर माइनस 19 है, लेकिन 1.6 होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, विभवांतर मापने को यंत्र को क्या कहते हैं? मेरे मित्र, विभवांतर समझना, विभवांतर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? यहाँ पे वोल्टामीटर, यहाँ ये गलत है, वोल्टामीटर नहीं होता भैया। यहाँ पे मैनोमीटर भी नहीं होता है, आमीटर भी नहीं, याद रखना वोल्ट मीटर। ऑप्शन आपको 14 का डी हो जाएगा। विभवांतर जो होता है, विभवांतर किसे कहते हैं? आपने समझा विभवांतर क्या है? समझा दूं आपको। देखो विभवांतर जो होता है, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो किया गया कार्य होता है, और उसके बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो विभवांतर जो होता है आपका, वो हम वोल्ट मीटर से माप सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है, वो कहता है कि बाएं हाथ, फ्लेमिंग कहता है उसमें तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा 3 कार्य करता है। तो कहता है, इसका नियम क्या कहता है? जब बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाए कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों एक दूसरे पर लंब हो। तो यहाँ पे जो तर्जनी होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा जो होता है वो आपका चुंबकीय धारा की दिशा को, और अंगूठा जो चुंबकीय बल की दिशा को बतलाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी बताता है। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए।
मेरे मित्र याद रखना, सभी नोट्स पीडीएफ लेने के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर सकते हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल मिल जाएगा। जैसे यह पढ़ाई हो रहा है ये तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु आवेश के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा। मेरे दोस्त, कहा गया कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु आवेशों के बीच 2 कूलम आवेश किया जाता है तो कार्य क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है। तो कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुने आवेश। तो विभवांतर क्या है आपका 12 है, आवेश क्या है 2 है, तो कार्य कितना हो जाएगा 24 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 जूल। याद रखना ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा, 24 जूल इसका कार्य हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। देखो अब बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो हम लोग गर्म जल, जिससे सोलर है, सोलर सेल का, सोलर सेल से अगर हमको बिजली पैदा करना है तो गर्म ही होना चाहिए, यानी कि धूप होना चाहिए। धूप वाले दिनों में हम प्राप्त कर सकते हैं। बारिश हो रही है तो उसमें कैसे सोलर काम करेगा, नहीं करेगा। ठीक है ना, याद रखना धूप होना चाहिए। उसी तरह से हमको गर्म जल प्राप्त, जिसको हम जल तापक कहते हैं। एक आता है सौर जल तापक, जिसमें अगर पानी रख दीजिएगा तो पानी गर्म हो जाता है, लेकिन वो जब धूप में रखिएगा तब सोलर की तरह काम करता है। याद रखना धूप वाले दिनों में प्राप्त कर सकते हैं, गर्मी के दिनों में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बादल वाले दिनों में प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन कहा कि कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो बादल वाले दिनों में प्राप्त नहीं कर सकते। 17 का ऑप्शन भी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन एक आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस 2L, मतलब यहाँ पे Fe2O3 यानी कि हेमेटाइट मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट की अभिक्रिया एल्युमिनियम से करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और लोहा बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब जो अभिक्रिया हुआ इसमें सिंपल हुआ क्या, एक को दूसरे ने दे दिया, यानी कि यह ऑक्सीजन एल्युमिनियम को दे दिया और लोहा खुद बाहर निकल गया। तो 18 नंबर क्वेश्चन को हम कहेंगे विस्थापन। विस्थापन मतलब बदला पैंचा, जैसे कि आप किसी वस्तु को लेकर किसी वस्तु को दे देना। आप पड़ोसियों से क्या करते हैं, अगर आपके बगल में पड़ोसी होता है, पड़ोसन होती है, और आपके घर पटीदार जिसको कहते हैं, शहर वाले पड़ोसन कहते हैं और गांव वाले पटीदार कहते हैं, तो उससे कुछ वस्तुओं का लेन देन करते हैं, बदला पैंचा खेलते हैं, तो उसको हम विस्थापन अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे जो लोहा में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को क्या किया, एल्युमिनियम को दे दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है ना, और लोहा खुद बाहर निकल गया, यानी कि बदला पैंचा खेला, यानी कि इसको विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सही है। नीचे एक अभिक्रिया दिया गया है और इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ, क्योंकि कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर है ऑक्सीजन है, कॉपर और ऑक्सीजन जुट कर कॉपर ऑक्साइड बनाया। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन क्या हुआ, जुट गया। जब ऑक्सीजन जुटा तो किसका अवकरण किसका ऑक्सीकरण हुआ। देखो कॉपर का तो हुआ, इस सबको पता है, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन जुटा, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, अवकारक हुआ, क्या हुआ, नाइट्रेशन हुआ, क्या हुआ। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जान लेना, जब किसी वस्तु में अगर ऑक्सीजन जुटता है तो उस वस्तु का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जल में अगर घुलने वाला जो भस्म होता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, किस पीएच मान वाले विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है। देखो आपको क्षार, भस्म और अम्ल समझाते हैं और उदासीन समझाते हैं। देखो उदासीन यानी कि जल का पीएच वैल्यू जो होता है आपका 7 होता है। अगर 7 से कम है, 7 से अगर कम है तो हमारा अम्ल है, ठीक है ना, और 7 से ज्यादा है वो हमारा भस्म है। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका 5 जो है ये अम्ल है, 5 ऑप्शन अम्ल है, ठीक है ना, अम्ल याद रखना, ऑप्शन ए अम्ल है। तो आपसे क्षार पूछा गया, भस्म पूछ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। देखो 7 से ज्यादा कौन है, 8 भी ज्यादा है, 10 भी ज्यादा, 11 भी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा। 8 नंबर तो थोड़ा कम क्षारीय होगा, 10 नंबर भी कम, तो सबसे ज्यादा 11 नंबर वाला क्षारीय होगा। सबसे ज्यादा कार्बा कौन हो, 11 नंबर, क्योंकि पीएच वैल्यू 11 तो क्षारीय अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो 22 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। अगर अम्ल के जलीय विलयन करते हैं तो उसमें से क्या उत्पन्न हो सकता है, तो आयन, हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, H प्लस आयन, जिसको हाइड्रोजन प्लस आयन कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च की उपलब्धि या उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग कर सकते हैं। स्टार्च की उपस्थिति की जांच निम्नलिखित में से किस विलयन द्वारा कर सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना आयोडीन के माध्यम से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अच्छा 24 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के क्वेश्चन है
कि अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होता है। देखो अम्लीय वर्षा जब होता है, अम्लीय वर्षा आपने सुना होगा, ठीक है ना, अम्ल वर्षा, तो उसका पीएच मान क्या होता है, 24 नंबर क्वेश्चन है, तो उसका मान जो होता है 5.6 के से कम होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये पूछ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, सबसे इजी हाइड्रोकार्बन कौन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। तो याद रखना, मीथेन सबसे इजी हाइड्रोकार्बन है, जिसका सूत्र CH4 होता है। आपने एलपीजी का नाम सुना होगा, सीएनजी का नाम सुना होगा, जो हमारे घर में गैस उपयोग होता है या जिससे गाड़ी चलता है सीएनजी, उसमें हमारा मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक किसका है। मेरे मित्र आपको बता दें, या इसको अम्ल कहते हैं, COOH को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन सी में अम्ल यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पे कीटोन का सूत्र होता है CO होता है, एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO होता है, आप ईथर का सूत्र होता है COR, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ऑप्शन सी हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय पदार्थ है, कौन है जो कि विजातीय पदार्थ है। 27 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना, मतलब नमक, नमक आपका विजातीय पदार्थ के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से गैस धातु बिल्डिंग धातु यहाँ पे ब्लेडिंग में उपयुक्त होता है। क्वेश्चन कहा गया, निम्नलिखित में से कौन है जो धातु यहाँ पे ब्लेडिंग में उपयुक्त की जाती है, कौन ऐसा धातु ब्लेडिंग में उपयोग की जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, याद रखें अब यहाँ पे एसिटिलीन, एसिटिलीन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं धातु यहाँ पे ब्लेडिंग में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, उच्च वाशीय अम्लों के, उच्च वाशीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाता है। तो उच्च वाशीय अम्लों को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम लवण कहलाता है, क्या कहलाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, तो मेरे मित्र याद रखना, साबुन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, साबुन, ठीक है ना। साबुन होता है उच्च वाशीय अम्ल होता है, जो सोडियम लवण कहलाता है। अगले क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में से यहाँ पे कार्बन का अपरूप कौन है। कार्बन का अपरूप आपका हीरा होता है, ध्यान रखिएगा। कार्बन का अपरूप को हम लोग हीरा कहते हैं, ठीक है ना। कार्बन के अपरूप होता क्या होता है, हीरा होता है, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको हीरा, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस बहुत सारा गैस होता है, जैसे हीलियम हुआ, आर्गन हुआ, नियोन हुआ, हीलियम, आर्गन, नियोन, हेक्सॉन, ये सब क्या अक्रिय गैस है। तो ऑप्शन देखो, तो हीलियम दे रखा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको 32 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारों निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी उसके 36 कतार होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो 32 आवर्त कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, इसकी संयोजकता क्या होगा। भैया जी, पोटेशियम की परमाणु संख्या आपकी 19 होती है, इसको संयोजकता क्या है। इसकी 72 कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होती है उतनी संयोजकता होती है। अगर पोटेशियम की, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो सिंपल बेस में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आप 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना, उसका यहाँ पे 3s2 3p6 3p6, और यहाँ पे 3p6 हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 4s 1 लिखेंगे। देखिए 2 4 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19, यानी कि एस लास्ट ऑर्बिटल 4s है, 4s है लास्ट ऑर्बिटल। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, समझना कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आपके आप बोलोगे सर इसमें तो मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 4s1 हुआ, 4 वाले कक्षक में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा, संयोजकता, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं, जो कार्बन है आवर्त सारणी के 14वें वर्ग के तत्व, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जित अंक कौन है, मनुष्य के प्रमुख प्रमुख उत्सर्जित अंक कौन है। 35 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना यहाँ पे वृक्क, वृक्क जो है उत्सर्जित अंग है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए मेरे दोस्त। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, कहाँ पे पाचन होता है, इसका 36 नंबर क्वेश्चन है। और यह बायोलॉजी का क्वेश्चन आ रहा है, तो याद रखना छोटी आंत में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना कॉकरोच में, कॉकरोच आपने नाम सुना होगा, जिससे सबसे बात करते हैं कॉकरोच, भले शेरनी बनती है, पापा के शेरनी है, कॉकरोच से डर जाती है लड़की, ऑप्शन सी हो जाएगा।
38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वृद्धि। वृद्धि फिक्स है, जीवन में अगर है आप तो उसकी वृद्धि फिक्स है, चाहे कोई भी जीव वाला वस्तु हो उसमें वृद्धि होती रहती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव गुर्दा का आकार होता है। मानव जो गुर्दा होता है उसका आकार क्या होता है, यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि मानव गुर्दा का आकार होता है। तो याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे सेम के बीज की तरह, सेम का बीज देखिए सेम होता है, एक सब्जी होता है, सेम सब्जी होता है उसके बीज की तरह आकार होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ पे स्रावित होता है। पीत रस आपने देखा होगा मछली में, पीत हरा हरा करके पीला होता है, हरा गड्ढा करके पीत होता है, तो स्रावित कहाँ होता है, 40 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना इसके लिए यकृत में स्रावित होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइमल उत्तरदायी है। पादप में जाइमल किसके लिए उत्तरदायी है, तो याद रखना जल का परिवहन करने के लिए, ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। और मेरे मित्र याद रखना, शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स रेडी है 450 प्लस करने वाला, उसको अगर लेना चाहो नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 92 अबे 82 सॉरी 42 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 जून का पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे बौने बौने पौधा को दर्शाता है। बौने पौधा मतलब छोटे पौधा, छोटे पौधा को कौन दर्शाता है, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल क्वेश्चन है, याद रखना। टीटीटी जो स्मॉल टी होता है, स्मॉल डबल टी जो होता है, बौने पौधे को दर्शाता है, ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। जैसे कि आहार श्रृंखला मतलब देखो देखो यहाँ पे घास गेहूं आम नहीं हो सकता, घास को गेहूं नहीं खाता है, गेहूं को आम नहीं खाता, ये नहीं हो सकता। घास बकरी मानव नहीं, हाँ बिल्कुल घास बकरी मानव, उसके बाद घास मछली बकरी नहीं। देखो घास को तो मछली खा सकता है लेकिन मछली को बकरी नहीं खा सकता, ऑप्शन गलत है। बकरी, देखो बकरी गाय हाथी नहीं, बकरी को गाय नहीं खाता है, गाय को हाथी नहीं खाता, गलत हो। देखो यहाँ पे घास को बकरी खा जाता है, बकरी को आदमी खाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बेसिकली आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो होता है कहां पे पाया जाता है, तो वायुमंडल के निचले सतह में पाया जाते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वायुमंडल के निचले सतह में पाए जाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से गैस श्वसन की क्रिया में मुक्त होता है, कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। जैसे कि हम लोग श्वास छोड़ते हैं तो कौन से गैस को छोड़ते हैं, तो आपको पता हो अगर श्वास लेते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, वासंगत नियमों के यानी कि वासंगति का नियमों का प्रतिपादन किसने किया है, तो आपको पता है जो वासंगति का नियमों का जो प्रतिपादन है 47 नंबर क्वेश्चन, तो मेंडल ने किया है। तो यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल उनका पूरा नाम है, ऑप्शन मेंडल ने प्रतिपादित किया वासंगति का नियम, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे कृत्रिम क्वेश्चन है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। निम्नलिखित में से कौन है जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है, 48 नंबर क्वेश्चन है। तो मेरे मित्र याद रखना यहाँ पे कलम लगाना, दाब, यहाँ पे क्वेश्चन है दाब लगाना, ठीक है ना, यहाँ पे कलम बंधन, ये सब क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम कायिक, यहाँ पे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की विधि है। मेरे दोस्त अलैंगिक जनन किसमें हो सकता है, याद रखना मुकुलन, यहाँ पे विखंडन, विजाणु, इनमें से सभी। तो 49 नंबर क्वेश्चन देखा जाए आपके अनुसार से अलैंगिक जनन की विधि क्या है, तो अलैंगिक जनन क्या होता है, जब जनक यानी कि जनन के शरीर में केवल एक भाग लगता है। जैसे देखो मनुष्य के लिए डबल चाहिए, जैसे कि आप लोग देखो जब तक दो स्त्री पुरुष संभोग नहीं करेगा तो बच्चा नहीं हो सकता। उसी तरह से अलैंगिक जनन में क्या होता है, उसमें केवल अकेला होता है। तो मुकुलन, विखंडन और यहाँ पे बीजाणु जनन, ये सब क्या है बेसिकली अलैंगिक जनन की विधि, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण विकास अंडाशय कहलाता है, यानी कि पूर्ण तरह से पूर्ण, यहाँ पे पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, अगर अपने आप को पूर्ण विकास हो गया है अंडा का, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे बीजांड कहेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन नहीं है भाई, याद रखना नहीं पूछा गया, याद रखना ऑक्सी, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है आपका पादे यहाँ पे पादप हार्मोन नहीं होता, ऑप्शन डी हो जाएगा। और फटाफट 91 17 82 30 62, याद रखना 82 30 62 पर कांटेक्ट कर लेना मेरे मित्र, जहां पे ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। और याद रखना इसमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं
क्लासेस मिलेंगे, एग्जाम तक हेल्प मिलेंगे, नंबर दिख रहा है कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। क्लास 10 वाले स्टूडेंट से बोल रहा हूँ। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस किस दर्पण की फोकस दूरी चीहों प्रपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है? मेरे मित्र याद रखना, दर्पण हो या लेंस हो, दर्पण या लेंस की बात करें तो याद रखना अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का फोकस दूरी या अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे आवर्धन लेंस का आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन लेंस का आवर्धन कितना होता है? 53 नंबर क्वेश्चन है। तो आवर्धन लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? 53 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना आवर्धन का सूत्र होता है भी अपॉन यू, ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, तरंग दैर्घ्य के सामान्य व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ को किसके माध्यम से व्यक्त की जाती है? 55 नंबर क्वेश्चन है। तो वेव लेंथ को हम लोग सामान्य हर्ट्ज के द्वारा व्यक्त करते हैं, हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि एक एमीटर के शून्य तथा 2a अंक के बीच 20 विभाग है, विभाग है, एमीटर का अपवर्तनांक क्या होगा? मेरे दोस्त समझना, क्वेश्चन कहा गया एक एमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंक अंकों का बीच 20 विभाग है, क्या 20 विभाग है? तो उसमें जो क्वेश्चन कहा गया 20 विभाग कर दिया गया है, तो एमीटर का अपवर्तनांक क्या होता है? लगभग आपका वही हो जाएगा, जब 20 में अगर विभाग करना है कितना, 2 एम्पियर से, तो सॉरी 2 से करना है तो 2 से कट जाएगा, सॉरी 2 एम्पियर ना, 2 एम्पियर में 20 अंक विभाजित करना है, 20 में विभाग किया गया है, तो यह कट जाएगा आपका एक मरतबे 10 मरतबे, तो हो जाएगा 0.1 एम्पियर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकों के समजातीय ध्रुव के बीच स्पर्श क्या होता है? जो चुंबक के समजातीय ध्रुव के बीच क्या होता है? मतलब समजातीय ध्रुव मतलब देखो, चुंबक आपने देखा होगा, आप बचपन में खूब खेले भी होंगे। चुंबक को दो भाग होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो पोल से चुंबक बनता है। तो आपने देखा होगा दो चुंबक आपके अगर सामने है, दो चुंबक, ठीक है, तो अगर कभी कभी देखिएगा अगर साउथ पोल साउथ और नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ पोल इसका भी साउथ पोल जब इस पे सटाइएगा तो कभी नहीं सटेगा, यानी कि इसका साउथ पोल इसका साउथ पोल अगर सटाइएगा तो कभी नहीं सटेगा, यानी कि समान पोल के बीच, यानी कि चुंबक के समान पोल अगर आता है सामने तो कभी नहीं चिपकेगा, अगर वो असमान चिपक जाएगा। आपने देखा होगा दो चुंबक को कभी कभी उल्टा करके सटाइएगा तो नहीं सटेगा, फिर उल्टा कर दीजिएगा सट जाएगा। इसका रीजन होता है जब समान पोल उसके सामने आता है तो नहीं सट सकता है। जैसे नॉर्थ नॉर्थ करेंगे तो नहीं सटेगा, अगर नॉर्थ नॉर्थ सामने आएगी तो नहीं सटेगा, ठीक है ना। और साउथ साउथ आएगा तो सट जाएगा, सॉरी साउथ साउथ भी आएगा तो नहीं सटेगा, नॉर्थ साउथ आएगा तब सटेगा, ठीक है ना। तो याद रखना, ध्रुवों के समजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है, दूर भागता है एक दूसरे से, क्या होता है? दूर भागता है। 57 नंबर क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रतिकर्षण होता है, यानी कि दूर भागता है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? सौर सेल और ऊर्जा के रूपांतरित करता है, तो सौर सेल और ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है? 58 नंबर क्वेश्चन है, तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको है। सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। मेरे दोस्त यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा समझना, सौर ऊर्जा जो होता है, सौर ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करता है, गतिज ऊर्जा नहीं हो सकता। प्रकाश ऊर्जा को, तापीय प्रकाश ऊर्जा को रूपांतरित करता है, प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? कौन ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना, नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र की दृष्टि की अवस्था होती है, तो मानव नेत्र की दृष्टि की अवस्था कितना फास्ट देख सकता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 60 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना, उसको देखने के लिए 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड में वो किसी वस्तु को देख सकता है, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, 1 पीएच बराबर होता है, 1 पीएच सॉरी एचपी बराबर 1 एचपी बराबर कितने वाट होते हैं? तो ये डायरेक्ट वैल्यू पूछा, तो 1 एचपी बराबर लगभग आपको 746 वाट होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं?
कोई विलियन है जो नीले लिटमस पत्र के लाल कर दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो जल तो नहीं कर सकता है, अम्ल कर सकता है, बिल्कुल अम्ल कर सकता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन कहा गया आपसे कि यहाँ पे कौन है जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर सकता है? जल, जल कर सकता है या अम्ल कर सकता है? तो याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, फंसाने वाला क्वेश्चन है। फंसाने वाला क्वेश्चन पूछ दिया भाई कि कौन से पीएच वैल्यू लाल लिटमस पत्र को, सॉरी, नीले लिटमस पत्र को लाल कर सकता है? बताइए जरा, कौन बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर सकता है? और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखोगे ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है मेरे मित्र, याद रखना। हम्म याद रखना मेरे मित्र, ये अभी जो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। और ये भी ध्यान रखना कि अगर नीले लिटमस पत्र को कोई लाल कर सकता है तो वो हमारा अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। और इसी वजह से, क्योंकि देखो दिक्कत यहाँ पे हो गया ना कि जब हम इसका आंसर देखे हैं तो गलत था, और हम यही लगा रुक गए, क्योंकि आंसर ये दे रहा था, ये गलत है भाई। क्योंकि अम्ल करता है ना, अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है और क्षार का 7 से ज्यादा होता है, ये तो जल है। और जल लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं कर सकता, अम्ल कर सकता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक कौन है? 63 नंबर क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक सूचक हल्दी होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO2 Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है CaOCl2 का यहाँ पे अपचलित यानी कि साधारण नाम क्या है? मतलब सिंपल नाम क्या है? तो CaOCl2 का साधारण नाम क्या है, सिंपल नाम क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन है। इसको हम कहते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्सी ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन आपको, सॉरी, इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं मेरे दोस्त, विरंजक चूर्ण कहते हैं। CaOCl2 को विरंजक चूर्ण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पे, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अगर अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन सकता है मेरे मित्र? तो 66 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, क्या आएगा? तो उसको हम लोग अम्ल और अगर क्षार लवंग बनाएंगे, लवंग और जल का निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। अगले क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का मिश्रण कहलाता है, या बेकिंग पाउडर का मिश्रण कौन है? 67 नंबर क्वेश्चन है। या बेकिंग पाउडर का मिश्रण जो होता है आपका एन एन एच सी ओ थ्री इंटू या एवं टैटरिक अम्ल कह सकते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। NaHCO3 इन टैटरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस धातु को यहाँ पे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, जिसको मटिया तेल कहते हैं? तो कौन ऐसा धातु है जिसको हम लोग केरोसिन तेल, यानी कि मटिया तेल है, उसमें डुबा कर रखा जाता है? तो 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो होगा काफी महत्वपूर्ण है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम को, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जंग रोधक स्टील कहलाता है, ये क्या है? तो जंग रोधक स्टील जो होता है जिसमें जंग नहीं लग सकता, वो कौन ऐसा धातु है? अधातु है, मिश्रण है, मिश्र धातु है, इसको क्या कहते हैं? तो याद रखना, मिश्र धातु जो होता है उसमें जंग नहीं लग सकता। 70 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं? याद रखना मेरे दोस्त, ऑक्सीजन आबंधन जो होता है, दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन? दो बंधन। क्योंकि जब भी हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो डबल बॉन्ड के साथ जोड़ते हैं, कभी भी डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़ता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे, फ्लोरीन की परमाणु संख्या होता है, फ्लोरीन यानी कि एफ, फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब क्या हाइड्रोजन का सदस्य है। तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है? 71 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना 9 होता है। क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? 72 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना, क्लोरोफिल में पाया जाता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है मेरे दोस्त? याद रखना, मृत जीवी, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि पादपों में पाया जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं जिब्रोइन, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा।
हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? 75 नंबर क्वेश्चन है। तो हाइड्रा में यहाँ पे स्पर्क पाया जाता है। क्या होता है? स्पर्क पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या लगभग 4 होती है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन आपके सामने 77 नंबर क्वेश्चन है। प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ उत्सर्जित पादपों, प्रोटोजुआ उत्सर्जित यहाँ पे पदार्थों का निष्कर्षण कैसे करता है? यानी कि प्रोटोजुआ जो है उत्सर्जित पदार्थों का यहाँ पे निष्कासन कैसे करता है? ये 77 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना विसरण द्वारा, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। जो रक्त होता है, खून होता है, उसमें शर्करा का नियंत्रण कौन करता है? इसका 78 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना उसे हम लोग इंसुलिन कहते हैं, यानी ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन है? पुनरु पुनरुद्भव पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। इसमें से कौन है कि पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? 79 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना हाइड्रा। हाइड्रा जो है पुनरुद्ध भवन का उदाहरण, यानी ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। 80 नंबर बढ़ने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और 91 17 82 30 5 पर कंटेक्ट करके अच्छे नंबर लाना है। अगर 400 प्लस करना है, 450 प्लस करना है, तो कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बिल्कुल मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारणों का पर निर्भर करता है? 80 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। 80 क्वेश्चन क्लियर होता है। डेली आपको शाम को 4 बजे शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पर क्लासेस चलता है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है डेली आने के प्रयास कीजिएगा, डेली क्लासेस कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त। डेली क्लास के लिए आइए। थैंक यू।